आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एमक्यूएम के कारकुनों की जेआईटीज, अल्ताफ हुसैन पर मुकदमात, क्या असरात NA 246 पर पड़ेंगे और शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की तसल्ली कैसे होगी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जमाना तब्दील हो गया है, अब G3 का जमाना खत्म, अब 3G का जमाना है। जिस तरह मैं वापस आ गया 246 की सीट खाली हो गई थी, वो भी 23 तारीख को वापस आ गया। जैसे मुत्तहदा है जिन्होंने वोट भी जाली रजिस्टर कराए हुए हैं, पोलिंग स्टेशन तक उन्होंने घोस्ट पोलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं। क्या NA 246 सिर्फ MQM के लिए जिंदगी और मौत का मसला है, या ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के लिए भी इतना ही अहम है? कहा जा रहा है कि MQM जीत के लिए सर धड़ की बाजी लगा देगी, क्योंकि इस हल्के की हार MQM की बका के लिए खतरा साबित हो सकती है। कहा जा रहा है कि जीत के बावजूद मिलने वाले वोटों की तादाद में कमी भी MQM के लिए बड़ा धचका होगी। लेकिन क्या MQM के मद्दे मुकाबिल जमातें भी अपनी जीत के अलावा कुछ सोच रही हैं, या वो भी 23 अप्रैल को अपनी जीत के लिए इतनी ही पुरुमीद हैं जितनी MQM? अब देखना यह है कि 23 अप्रैल को होता क्या है, MQM की हार, MQM की आसान जीत या MQM की मुश्किल जीत। बहरहाल भरम तो खुल ही जाएगा, MQM का ना सही मुखालिफिन का सही। लेकिन क्या MQM अपने भरम को बचाने के लिए ही बायोमेट्रिक सिस्टम की मुखालफत कर रही है, या इस सिस्टम की मुखालफत के लिए जो वजूहात बताई जा रही हैं वो काबिल कबूल हैं? इमरान इस्माइल कहते हैं कि MQM को शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए वो बायोमेट्रिक और रेंजर्स की तैनाती से भाग रही है। अब सूरत हाल ये है कि शीरी मजारी कह रही हैं कि 23 अप्रैल को हम जीतेंगे, खौफ का बुत तोड़ देंगे। सिराजुल हक कहते हैं कि 23 अप्रैल को 9 बार इस्तीफा देने और वापस लेने वाले अल्ताफ हुसैन इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, जबकि MQM तो मुखालफिन की जमानत जब्त कराने से कम पर बात ही नहीं कर रही। अब होना क्या है? क्या बकौल इमरान खान MQM घबरा गई है, या बकौल सिराजुल हक कराची का फैसला लंदन में नहीं कराची की गलियों में होगा? इसी हवाले से प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी से फरीद पराचा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, और MQM से हमें सलमान मुजाहिद बलोच ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज बीट। फरीद पराचा साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप लोगों ने कह तो दिया है कि ये G3 का ज़माना नहीं है, ये 3G का ज़माना है, लेकिन इसके बावजूद फिर आप लोगों का वही रोना गाना कि जो इलेक्शन स्टाफ है उसको बाहर से बुलाया जाए, जो बैलेट पेपर्स हैं वो कहीं और से छपवाए जाएं, इलेक्शन की निगरानी फौज से कराई जाए। अब अगर ये सब बातें आपकी मान ली जाती हैं, जो भी आप लोगों की विश लिस्ट है, और फिर भी आप हार गए, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस से ये बात कि इलेक्शन ठीक हो, इसका मुतालबा करना, ये तो एक बात बिल्कुल एक जायज़ हक है। और चूंकि कराची में नहीं होते इलेक्शन, शफाफ नहीं होते, इलेक्शन कमीशन तस्लीम करता है, नबील गबौल गवाही देता है, पता चलता है कैसे डब्बे भरे जाते हैं, भरे हुए डब्बे लाए जाते हैं, पोलिंग एजेंटों को उठाया जाता है, तमाम इंतखाब का सारा प्रोसेस यरगमाल बन जाता है। तो बहरहाल अगर हमने इस वक्त ये कहा है कि ये और ये चीजें यकीनी हैं, और ये जो पोलिंग स्टाफ है इसको पहले से अनाउंस किया जाए, पता चले कौन है प्रिजाइडिंग अफसर वगैरह, और लोगों का ये हक बनता है तमाम प्लेयर्स का कि उनको पूरा इत्मीनान हो। अब इसके बाद जो आपका सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह जमाते इस्लामी इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। अच्छा, और जीत पे तो आते हैं पराचा साहब, लेकिन एक बात आपने अभी बात जो कही, मैं आप ही की बात को दोहरा रही हूँ कि देखें, आप लोगों की जो डिमांड्स हैं वो इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए ना, और आप लोगों का यकीन ये है कि MQM का मैंडेट ठप्पों का है। तो अगर आप लोगों के बताए हुए इकदाम उठाए जाते हैं, और अगर आपके फिर भी उम्मीदवार को वोट नहीं मिलता, फर्ज करें MQM इलेक्शन जीत जाती है, तो क्या आप MQM की जीत को खुशदिली से तस्लीम करेंगे? जी बिल्कुल, फेयर इलेक्शन में अगर जीतेंगे तो इनका राइट बनता है, कोई भी जीते उसका राइट बनता है, लेकिन कम अज कम इलेक्शन पे एतमाद जो है वो होना चाहिए। अच्छा। बाकी ये इलेक्शन, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा
ये इलेक्शन पर बहुत सारी चीजों का इन्हसार है। ये यहां पर हर चीज देखी जाएगी कि इलेक्शन में पहले 1,80,000 वोट कैसे आते थे और अब इंतखाब कैसे होता है, ये सारी चीजें आपने कहा कि इंशाल्लाह जमात इस्लामी ये इलेक्शन जीतेगी। पराचा साहब, वो क्या बातें हैं, वो क्या उम्मीदें हैं कि जमात इस्लामी ये समझती है कि NA 246 पे MQM जो है वो अब ये हल्का अब MQM का नहीं रहा, या यहां पर MQM की पोजीशन कमजोर हुई है? हम तो समझते हैं कि इनका था ही नहीं, यह तो एक जाली मैंडेट के जरिए से किया गया। और यहां पे ये जमात इस्लामी का था, प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब यहां से जीते हैं, मुजफ्फर हाशमी साहब जीते हैं, फिर यहां के टाउन नाज़म हमारे थे, फिर इसी तरह यूनियन कौंसिल साहब ने जीती हैं, और यहां पे अब एक बहुत बड़ी हकीकत है। अब ये पता चल जाएगा। लेकिन एक बात, कितने पुर एतमाद हैं आप लोग, उसके बावजूद जमात इस्लामी कह रही है कि वो जाली शनाख्ती कार्ड पोलिंग स्कीम MQM की मर्जी से बनी है, MQM ने धांधली शुरू कर दी है। तो जब इतना एतमाद है कि ये हल्का कभी था ही नहीं और है ही नहीं MQM का, तो फिर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि यानी यही तो हमें शिकायतें थी कि ये जाली है। अब ये जालसाजी अगर शुरू हो गई है तो फिर इसको रोकना, बर वक्त कहना, इसका बर वक्त ऐलान करना, इजहार करना, ये भी जरूरी है। सरकारी इदारों पर उनकी शफाफियत पर आप सवालिया निशान नहीं उठा रही जमात इस्लामी इन बातों से, इन इल्जामात से? नहीं, यानी ये इदारों की अब जिम्मेदारी है ना, इलेक्शन कमीशन की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए। फिर इसी तरह से सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत, रेंजर्स, हर एक अगर हो गए तो फिर इंशाल्लाह। बहरहाल 2002 में आपके जो इस पर कैंडिडेट है ना राशिद नसीम, उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि यहां से MQM जीती थी। लेकिन अली जैदी साहब, यही बात मैं आपकी तरफ लेकर आती हूं, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है उसमें ज्यादातर मुलाजमीन MQM के, लिहाजा बैलेट पेपर कहीं और से छपाए जाएं। जो पोलिंग स्टाफ है उनकी हमदर्दियां MQM के साथ हैं, लिहाजा वो कहीं और से लाया जाए। सर, अब बाकी रह गए NA 246 के वोटर्स, अगर आपको शक है कि उनकी हमदर्दियां भी MQM के साथ हैं, तो क्या ख्याल है KPK से भी बुलवा लें उनको भी? सवाल पारस, मैं आपके सवाल से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। देखिए, जब अगर इलेक्शन यहाँ हो रहा है, अगर और साफ व शफाक करना था तो वो प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो किसी और शहर से करवा देते। ज़रूरी थी कि उसी प्रिंटिंग प्रेस में करवाया जाए जिसपे सवालिया निशान हो। या जो पोलिंग स्टाफ है, मैंने तो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था कि जो पोलिंग स्टाफ है, जो 1800 लोग पोलिंग स्टाफ, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और उनका जो अमला, एक्सक्यूज मी, वो आप किसी और बल्कि दूसरे सूबे से मंगा लेते ताकि और अगर KPK में बैलेट पेपर छपेंगे तो उस पे फिर इल्जाम आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी हमदर्दी। देखिए मेरी पारस, क्या KPK के किसी आदमी ने या खुद किसी MQM के जैसे निकले हुए KPK के खुद कोई PTI के बंदे ने निकल के कहा है कि मैं घर में सो रहा था और मुझे 1.5 लाख वोट पड़ गया और जब मैं पोलिंग स्टेशन गया तो खाली था? तो फिर ये तो MQM के ही एक कैंडिडेट थे जो उनकी पार्टी ज्वाइन करके आए थे। उन्होंने कहा, क्या KPK के अंदर से वो उस तरह की टारगेट किलर्स मिले हैं आपको, या हमारे दफ्तर के अंदर कोई मिले, या हमारे दफ्तर में छापा मार के असला मिला है? कि बात देखिए, मेरी बात सुने, कहने का मकसद यह है कि MQM को पूरा हक है इलेक्शन लड़ने का। मैं दुआ करता हूं कि इंशाल्लाह ईमानदारी से इलेक्शन हो, ठीक है, और जिसको उस हल्के के लोग वोट दें वो जीते। लेकिन जो जीतेगा, चाहे हम जीते, चाहे पराचा साहब जीते, चाहे MQM का कैंडिडेट जीते, मैं उनको जाके खुद मुबारकबाद। मैदान में जब 2 टीमें उतरती हैं, अली जैदी साहब, मैदान में जब 2 टीमें उतरती हैं, आप खुद बताइए, क्या ये हो सकता है कि जो माहौल है वो हर टीम की मर्जी का हो? NA 246 में अगर आप लोगों ने तब्दीली का नारा लगाया है और आप समझते हैं कि वहां पे अवाम ने इसको कबूल किया है, देखिए फिर तो तब्दीली आएगी, होगी वहां पे। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप लोगों की इन तमाम बातों के बावजूद तब्दीली वहां पर नहीं आई, तो फिर आपका रद्द अमल क्या होगा? क्या फिर आप धांधली का नारा बुलंद करेंगे? हम फिर नहीं, अगर ईमानदारी से क्लियर कट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए और MQM जीत जाती है, हम उसके बाद अगला इलेक्शन फिर लड़ेंगे। ये तो हमारा जमहूरी हक है। सर, ईमानदारी का फॉर्मूला क्या है आपके नजदीक? देखिए, मेरी देखें पारस, ये बड़ी अच्छी बात हुई कि रेंजर्स ने, अब रेंजर्स इसको मॉनिटर कर रही है इलेक्शन को अंदर और बाहर। ये बड़ी अच्छी बात है कि वहां कैमरे लग रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि पोलिंग जो वोटर है वो उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी अंदर आते हुए। ये चीजें प्रेसिडेंट सेट करेंगी रेस्ट ऑफ द कंट्री में कि जी कराची के अंदर जो एक हल्का जो कि समझा जाता है अजीदाबाद का 90 का जो MQM का गढ़ है,
और उसके अंदर अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और उसके बाद गेम जीती है, मुबारक हो उनको इन एडवांस, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो हमारा हक है कि हम जहां जाके पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े, और ये इनका भी हक है कि जहां मर्जी जाके इलेक्शन लड़े। बिल्कुल, बायोमेट्रिक की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो कल इजलास होगा इलेक्शन कमीशन का, उसमें फैसला होगा। एपेक्स कमेटी ने तो खैर कहा है कि ये होना चाहिए, लेकिन एमक्यूएम तो कह रही है, अली ज़ैदी साहब, आपको ये NA 246 में पोलिंग एजेंट्स मिल गए इलेक्शन डे के लिए? चूंकि एमक्यूएम का बड़ा यकीन है, वो कह रहे हैं कि इनको तो पोलिंग एजेंट्स ही नहीं मिल रहे, तो इलेक्शन क्या लड़ेंगे आप वहां पे? बिल्कुल जी, हमारे पास 769 पोलिंग बूथ में सिर्फ एक पोलिंग एजेंट है, वो सब जगह भागेगा 769 में। मैं ये सवाल, इनकी बातों का क्या जवाब दूं? कल 4-5 दिन में इलेक्शन है, पता चल जाएगा कि पोलिंग एजेंट हमारे पास हैं कि हमारे पास पोलिंग एजेंट नहीं है। ये तो बिल्कुल सर, इसी बात को आप हार का जवाब बना लेंगे। मैं तो ये नहीं कह रहा कि जी एमक्यूएम के पास पोलिंग एजेंट नहीं है या एमक्यूएम के पास 20 पोलिंग एजेंट है। ये उनकी पार्टी की तंजीमी परफॉर्मेंस है, हमारी है, इससे कोई फर्क नहीं। अगर हमारे पास पोलिंग एजेंट नहीं होंगे तो इट इज गोइंग टू बी अस, हमारी गलती होगी। अगर होंगे तो हमारे पोलिंग एजेंट, तो आप इसको हार का जवाब बनाएं ना, मैं खाली ये जरूर ऐड कर दूं। जी जी जी, तो फिर 23 अप्रैल को मुकाबला होगा या मुकाबले होगी? अल्ताफ हुसैन साहब तो इसको मुकाबला ही नहीं समझ रहे। मैंने वो अल्ताफ हुसैन साहब की को तो नहीं पता ना कि वो कराची के हालात क्या हैं। वो तो 25 साल से मुल्क से बाहर हैं, उनको तो वो हालात का पता है जो उनको बताया जाता है फोन पे। वो तो इस्तीफा दे देते हैं, कितनी दफा वो दे चुके हैं इस्तीफा। वो एक पार्टी का लीडर अगर बारहा इस्तीफा दे तो अपसेट होकर इस्तीफा दे रहा है ना, शौक में तो नहीं दे रहा, या उनको शौक है इस्तीफा देने का, ये तो नहीं है ना। वो अपनी पार्टी की जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उससे किसी ना किसी बात पे अपसेट है। अच्छा, ये नहीं, कभी वो कहते हैं चाइना कटिंग है, कभी वो कहते हैं, तो क्यों देते हैं अपने, वो किसी इसी वजह से देते होंगे ना इस्तीफा, के उनको कोई ना कोई अपनी पार्टी की क़यादत से वो अपसेट है। ठीक है, और क्यों दे रहे हैं इस्तीफा? ठीक, सलमान बलोच साहब, आपने अली ज़ैदी साहब की बात सुनी, इसका जवाब भी दीजिएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो 23 अप्रैल का इलेक्शन है वो 11 में 2013 के इलेक्शन से मुख्तलिफ होगा। अब ना ठप्पे चलेंगे, ना किसी किस्म की धांधली और ना ही खौफ। तो क्या आपको लगता है ये सीट एक बार फिर एमक्यूएम जीत लेगी और ये दोनों जमातें कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी आपका? जी जी बिल्कुल क्लियर। मुझे अली ज़ैदी की आवाज बिल्कुल नहीं है, ना उनकी बात सुन। चले मेरे सवाल का जवाब दे दें। अच्छा पारस, सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी के जो साहब हैं, जो आज सिराजुल हक साहब ने जो कराची में जलसे में जो इन्होंने बातें की, देखिए रोए सुकून ये है कि बंदूक का कल्चर इस मुल्क में किसने मुतारिफ कराया। और आप देखेंगे 1947 में पाकिस्तान की क़याम की मुखालफत जिन्होंने की थी वो मौलाना मदूदी साहब थे, और उन्होंने कायदे आजम को काफिर आजम करार दिया। अभी देखिए बंदूक का कल्चर और बंदूक जो दहशतगर्द जो बंदूक उठाई हुई है उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, उनको यहाँ पे बनाए गए कौन दे रहा है, किसके घर से जो है वो खालिद शेख मोहम्मद के जैसे अल-कायदा के रहनुमा निकले, पूरे मुल्क को पता है, जमात इस्लामी के लोगों के घरों से निकले, अल-कायदा और तालिबान के लोग जो है इनके घरों से बरामद हुए। अब आप देखें जिंदुल्लाह से लेकर जितने भी कालकम तंजीम है, चाहे वो टीवी हो, चाहे जिंदुल्लाह हो, चाहे जो हो, वो तमाम जो है जमात इस्लामी इनको सपोर्ट कर रही है। और जो अगवाई बराई तावान में, कराची के मामला बिगाड़ने में, मुल्क के हालत बिगाड़ने में, दहशतगर्दी में तमाम जमात इस्लामी जो है उसको मुलविस नहीं, उसकी सरपरस्त बनी हुई है। और आज 23 अप्रैल सलमान बलोच साहब, आप दोनों एक दूसरे पे इस तरह के इल्जामात लगा रहे होते हैं। सिराजुल हक साहब ने आज ये कहा कि क्लैशनकोव का नारा अल्ताफ हुसैन साहब ने लगाया था और अब अवाम को जरूरत है कलम और किताब की। मैं चाह रही हूँ जरा आप करें NA 246 में आए। NA 246 में आ रहा हूँ, पहले मुझे इनका चेहरा कौम के सामने लाने के भारत। आज जो सिराजुल हक साहब ने जो है कराची में आयशा मंदिर में जलसे पे जो कहा है कि अगर 23 अप्रैल को एमक्यूएम का उम्मीदवार हार गया तो अल्ताफ हुसैन इस्तीफा दे गए। मैं ये इनसे सवाल करता हूँ कि अगर राशिद नसीम साहब यहाँ से हार गए तो क्या सिराजुल हक साहब से सेनेटरशिप से और अमीर जमात इस्लाम से इस्तीफा दे देंगे? क्या वो अपना जमात इस्लाम को खत्म कर देंगे? ठीक है, आज इनकी दो रुखी सामने आई है। पिछले साल जब डेरा इस्माइल खान में एक जमनी इलेक्शन हुआ था जिसमें पीटीआई ने, जमात इस्लामी ने, मौलाना फजलुर रहमान ने सबने एक माहिदा किया था कि खवातीन को वोट नहीं डालने लेंगे। आज कराची में जमात इस्लामी आके खवातीन का जलसा कर दिया और उनसे कहे कि माए बहना के वोट डाले। जलसी क्या, उन्होंने जलसा तो नहीं किया। अब आप ये देखें कि जुल्म और जबर की सियासत का ये खात्मा नहीं चाहते कराची से। ये जो है यहाँ पे जो है वो दहशतगर्दी को पनपना चाहते हैं, दहशतगर्दों की हिमायती करना चाहते हैं। जमात इस्लामी का चेहरा तो ये आज ही अल्ताफ हुसैन भाई के खिलाफ बात कर रहे हैं। इनकी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है कि मेरे कायद के हवाले से इसका बात करें। पहले अपने लोगों को, पहले तालिबान को, अल-कायदा को, दाइश को ये खत्म करें। सर अब NA 246 देखें, आपने पूरी बात की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि देखिए नबील गबोल साहब ने ये कहा कि उन्होंने तरीका बता दिया कि जिसकी बुनियाद पर लास्ट टाइम एमक्यूएम ने ये सीट जीती थी। उन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों से ठप्पे लगते हुए देखे हैं। तो क्या ऐसी किसी प्रैक्टिस के बगैर एमक्यूएम की सीट जीत सकती है?
देखिए पारस, बात सिर्फ इतनी है कि नबील गबूल साहब मेरे कुलीग रहे और मैं भी रुकने कौमी असम्बली हूँ, मैं बड़ा रिगार्ड है उनका। अगर वो ये बात जो कि उन्होंने 1.25 साल तक एमएनए-शिप एंजॉय की, अगर ये बात उस वक्त कहते तो आई वुड बी अप्रिशिएट। लेकिन अब इन्होंने जब ये बात एमएनए-शिप से जब उनसे इस्तीफा ले लिया गया, उसके बाद ये तमाम बातें कर रहे हैं, तो हमारे नजदीक उनकी कोई वक़्त नहीं है। हाँ, वो भी शायद हो सकता है कि किसी उंगली के इशारे पे काम करें, जिस तरह से दोनों जमातें कराची में जो है वो काम कर रही है, मुल्क में काम कर रही है। और देखें ये जो बहाने तराशे जा रहे हैं ना बायोमेट्रिक सिस्टम के, पोलिंग स्टेशन के अमले को बाहर से लाया जाए, जो है पोलिंग कार्ड को बाहर से, पोलिंग की पर्चियों को बाहर से छपवाया जाए, ये दोनों जमातें जो है 23 अप्रैल के ज़मीनी इलेक्शन से राय फरार अख्तियार करने का सोच रही है। ठीक है, मैं उस पर बात करती हूँ। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया सर। मसला ये है कि एक जानिब आप लोग कह रहे हैं कि रेंजर्स कराची ऑपरेशन में एमक्यूएम को दीवार से लगा रही है। अब जब इलेक्शन डे के अंदर के वक्त में यही रेंजर्स तैनात होगी तो क्या ख्याल है उस वक्त आपको दीवार से नहीं लगाया जाएगा? ये ऐसी कोई कोशिश नहीं की जाएगी? पारस मैं इस पे इतना अर्ज करूंगा कि मेरे ख्याल में अभी 2 दिनों के बाद शायद ये दोनों जमातें मिलकर ये मुतालबा करेंगी कि जी नेटो की अफवाज को कराची में NA-246 में तैनात कर दिया जाए। वो ये कहेंगे कि हमें रेंजर्स पे भी एतमाद नहीं है, हमें फौज पे भी एतमाद नहीं है। लेकिन एमक्यूएम को तो रेंजर्स पे भी एतमाद है, फौज पे भी एतमाद है। और पिछले साल जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ था कराची में 4 सीटों पे, उसमें फौज जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर भी थी, बाहर भी थी। फिर भी लोगों ने जो एमक्यूएम के उम्मीदवार को अल्ताफ हुसैन की चाहत में, अल्ताफ हुसैन की अपील पे, अल्ताफ हुसैन के नाम पे वोट दिया और चारों उम्मीदवार ज़मीनी इलेक्शन में कामयाब। पीटीआई को जमात इस्लामी का वोट कम हुआ। सर, इन लोगों को तसल्ली कैसे होगी कि इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं और आप बायोमेट्रिक की क्यों मुखालफत कर रहे हैं? एक बात मैं बता दूं अपना पारस के जो एमन अल जवारी हैं, जो अलकायदा के रहनुमा, उन्होंने जो बड़े सगीर में जो अलकायदा की जो बुनियाद रखी है, उसमें तमाम जो लोग लिए गए वो जमीयत उलमा इस्लाम के लोग लिए गए। अब ये इन दहशतगर्दों की क्या इस पे जो है जमात इस्लामी को पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट करने पे आपसे बात करना चाह रही हूं, उनको बैन नहीं होना चाहिए। ये इल्जाम के लिए एक और प्रोग्राम रखेंगे, उसमें आप दोनों अपना मौकफ दे दीजिएगा। मुझे ये बताएं, पारस ये इल्जाम नहीं है सर। अच्छा, हम पे अगर इल्जाम लगे तो आप उन्हें हकाइक का रूप दे दें। अगर हम आपको हकाइक बताएं, उनको भी इंकशाफात ही कहते हैं। सलमान बलोच साहब, मेरे ख्याल से हम ना किसी और तरफ निकल रहे हैं। मैं बात NA-246 के हवाले से करना चाह रही हूँ। आप बिल्कुल बात कीजिए अपनी। आपने लिया है टाइम की है बात। बायोमेट्रिक की मुखालफत क्यों कर रहे हैं और इनको कैसे यकीन होगा कि इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं? देखें पारस, इसमें मैं अर्ज कर दूं कि बायोमेट्रिक की मुखालफत एमक्यूएम इसलिए कर रही है कि 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन का ये बयान आ चुका है कि मिनिमम जो उनको टाइम रिक्वायर है वो 8 माह का टाइम रिक्वायर है। कम से कम 8 महीने चाहिए बायोमेट्रिक सिस्टम लॉन्च करने में। और कल जो है कायम अली शाह साहब जो सूबे के वजीर आला हैं, उन्होंने भी कहा है कि इतने 6-7 दिन में, इतने शॉर्ट टाइम में ये नहीं हो सकता। और मेरा तो सवाल यहाँ पर यह है कि जब KPK में PTI की हुकूमत बनी, खान साहब ने कहा जी हम बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत जो 3 माह में बल्दियाती इलेक्शन करा देंगे। आज तक वो इलेक्शन तो करा नहीं सके, ना बायोमेट्रिक सिस्टम ला सके वहां पर, बल्कि 30 मई को वहां पर बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि भारत के जो आइन का आर्टिकल है 218, वो ये कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हो। एमक्यूएम तो इस बात की हिमायत करती है कि ना सिर्फ ज़मीनी इलेक्शन में बल्कि जनरल इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में जो है बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर हो। NA-246 की बात हो रही है। आपने जो बात अभी की थी फरीद पराचा साहब, आप अगर कोई जवाब देना चाहें सलमान बलोच साहब की बात का जरूर दीजिएगा। लेकिन सवाल यह है, और बहुत बार इस पे बात हो चुकी है, लेकिन सवाल एज इट इज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मिलकर ये इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट करी? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप दोनों अलग अलग अगर लड़ेंगे इस इलेक्शन को तो एमक्यूएम ज्यादा आसानी से जीत सकती है? भारत से एक बात तो इस सवाल का मैं जवाब देता हूं। पहले तो यह है कि यही शिकस्त की अलामत है कि मौजूद जो हो रहा है वो NA-246 है और सलमान बलोच साहब वो सारी गर्दान कर रहे हैं जो हमेशा ये करते हैं। इनके घरों से पकड़े गए, फला हो गया, कलाशनकोफ लेके आए, फला कलाशनकोफ हम लेके आए, चला आप रहे हैं। सर, कुछ बातें कलाशनकोफ हम लेके मेरी बात सुने आप पारस साहब, इस बात को नोट कर लें पारस। जी मैंने कर लिया, उनको जवाब सुनिए। राजा साहब की बात सुनिए, सारी बात सुनिए। राजा साहब बात सुने, लेकिन ये गलत तरीका है। सर, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ। सलमान बलोच साहब, जमात इस्लामी के राजा साहब ने सारी आपकी बात सुनी है। सर, बात सुनने के करिए। राजा साहब का हौसला पैदा करें, ये कोई तरीका नहीं है। आप आज एतराफ करके मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आई एम थैंकफुल टू यू फरीद पराचा साहब, आपकी बात मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। राजा साहब शुक्रिया अदा कर लिया उन्होंने। सर, सलमान साहब बात सुन लें प्लीज, बात सुन लें जी। आप जरा सुन लें। जी आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल पराचा साहब कि आपने ये बात खोल के सामने मान ली कि पाकिस्तान में कलाशनकोफ हम लेकर आए। जी पराचा साहब, आप आज आपने एमक्यूएम के मौके पे तस्दीक लगा दी। अभी
अभी मेरा बात मुकम्मल नहीं हुई कि आप कहते हैं कि ये लेके आए, लेकिन आज चला आप रहे हैं, मुकदमात आप पे बन रहे हैं। 850 मैं तो आपकी बात दोहरा रहा हूँ कि आप हमारी बात को सही साबित कर दिया। कलाशनकोव को आप लेकर आए, कौन सी बात है? मेरा सवाल वही रह गया। सलमान बलोच साहब प्लीज, सलमान बलोच साहब देखें, आपकी सारी बात सुनी गई है, अब आप दूसरों की बात सुन लें, इस तरह कुछ समझ नहीं आएगा। जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। पराचा साहब एक सेकंड, पराचा साहब माजी में जाने के बजाय पराचा साहब जरा सवाल पे आ जाएं। आप लोग और पीटीआई मिलके क्यों नहीं कंटेस्ट करते? आपने हराना है ना, आप चाहते हैं एमक्यूएम शिकस्त हो, तो क्यों नहीं आप मिलते? देखें मेरी बात सुने, मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन ये कोई तरीका है गुफ्तगू का कि भाई मैंने इनके दरमियान में एक चलिए चुप हो गए ना, फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। प्लीज पराचा साहब सवाल का जवाब। मैं इनकी बात देखिए, मैं कम अज कम ये बात तो वादे हूं कि मैं इनकी बात दोहरा रहा हूं और ये बता रहा हूं कि कत्ल के मुकदमे आप पे बने हैं 8.5। चले मैं आप ये सारी बातें साहब आप भी थोड़ा आगे आ जाएं। कराची का बच्चा जानता है। लाहौर में 1980 में कत्ल के मुकदमे में नाम लेते। अब ये सुन लें, अब ये सुन लें, में जो है ज़ियाउल के दौर में कत्ल का मुकदमा हुआ है। आप कौन को जो है कातिल पकड़ा जाएगा, हम पे कौन नहीं बने, आप पे बने हुए हैं। जो ये सलमान बलोच साहब, आप भी पराचा साहब एक सेकंड सर, यहाँ पर बात क्या हो रही है? ठीक, अली जैदी साहब, आप पराचा साहब आप सवाल का मेरे जवाब नहीं दे रहे। आप भी माजी में ही हैं, वो भी माजी की बातें कर रहे हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे? का रहनुमा कहां से पकड़ा गया? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज आपने सलमान साहब आगे बढ़े, आगे बढ़े। कलाशनकोव जो है जमात इस्लामी लेके आगे बढ़े जी पराचा साहब। अच्छा, पारस ये है कि हम इंतखाब दोनों जमातें अपना हक रखती हैं लड़ने का। जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वोट है। हमने पीटीआई से गुजारिश की है कि भाई आप अगर इस बात को मुनासिब समझे तो जमात इस्लामी के कैंडिडेट का, यहाँ पे जमात इस्लामी का वर्कर है, यहाँ पे हमारे कैंप बने हैं, यहाँ पे हमारा वोटर है, तो आप हमारा साथ दें। ठीक है, जमातों के दरमियान बात होती रही है, ये कोई आखिरी इलेक्शन राजा साहब, लेकिन मसला ये है, अंदर की बात बताइए कि आपका इत्तेहाद क्यों नहीं हो सका? क्यों नहीं हो सका आप बता दें, फिर इनसे पूछ लेते हैं क्यों नहीं हो सका। सलमान बलोच साहब, वो इसलिए नहीं हो सका पारस कि यहाँ पे एक PS 93 का हल्का है, मेट्रोविल का, जहाँ पे जो है पीटीआई के उम्मीदवार को चैलेंज किया था जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने ट्रिब्यूनल में। पीटीआई के उम्मीदवार हैं हफीजुद्दीन साहब, उनको जो ट्रिब्यूनल ने सही गलत साबित किया, हार गया और अब्दुल रज़ाक को जितवा दिया। ठीक है, क्योंकि वो धांधली शुदा वो इलेक्शन था। अब इनका जो अंदरूनी खाना जो 1 पॉइंट एजेंडा जो मुज़ाकरात हुआ ये हुआ है कि पीटीआई से ये कहा गया कि आप जमात इस्लामी के एमपीए को अब्दुल रज़ाक को PS 93 से डिक्लेयर करवा दें और हाईकोर्ट से पिटीशन वापस ले लें, हम आपकी हिमायत कर देंगे। लेकिन ये दोनों का इसमें मुज़ाकरात में कामयाब नहीं हो सके। बिल्कुल ठीक, मैं अब ये बात अली जैदी साहब से पूछूंगी। और केपीके में भी इनका इत्तेहाद टूट चुका है माशाल्लाह। जी अली जैदी साहब, क्या यही सूरत हाल है जो आप लोगों का इत्तेहाद नहीं हो पा रहा है? चूंकि देखिए कहा जा रहा है आप लोग नए हैं ना इस मैदान में, और जो तंजीमी सलाहियत है वो जमात इस्लामी में मौजूद है, आप लोगों में नहीं है, ये जमात इस्लामी खुद भी कहती है। तो क्या अच्छा नहीं कि आपका जुनून और इनकी तंजीमी सलाहियतें मिलकर इन्हें 246 में मुकाबला करें आप? पारस, मैं पहले एक दरख्वास्त करूंगा कि मैं, आपने देखा है कि मैं जब कोई बोल रहा होता है मैं बिल्कुल खामोशी से सुनता हूँ, भले वो मैं उनकी बात से एग्री करूं या डिसएग्री करूं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं, भले आप डिसएग्री करें, बाद में जो मर्जी आपने बोलना है बोले, कम से कम जवाब देने दें, वरना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था किसी को। आपको समझ आती है ना मुझे ना नाजरीन को। जी अली जैदी साहब, आपकी बात में नहीं बोलूंगा अली भाई, आपकी बात में नहीं बोलूंगा। जी चलिए, मान लिया उन्होंने ये बात। थैंक यू पराचा साहब। जी अच्छा जी, बात यह है कि एक हर जमात की अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर जमात की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, हर जमात की अपनी वीकनेसेस होती हैं। देखिए पॉलिटिक्स है, इट इज़ अ बैटल, बट अ बैटल ऑफ आइडियाज़। ये आइडियाज़ की जंग होती है और एंड रिजल्ट है पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हो, है ना, या पाकिस्तान की आवाम के लिए। अगर एमक्यूएम अपनी आइडियोलॉजी पे है, जमात अपनी पे, हम अपनी पे, हमारी और जमात इस्लामी की एक इत्तेहाद है केपीके के अंदर, हमारी इनसे बड़ी अच्छी टर्म्स हैं। हम इनसे उठते बैठते, हम मिले इनसे, मैं खुद सिराज साहब से मिला हूँ, मैं नईम इनके जो कराची के सदर है उनसे हमारी मुलाकातें होती हैं, फोन पे राब्ते होते हैं, उनका भी जी हाफिज नईम उर रहमान साहब, हमारी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट कर जो एक दूसरे के है। अब बहुत सारी चीज़ों में हमारे इख्तलाफ भी हैं, मगर हाँ ठीक है, हमारी निगोसिएशन हुई, बहुत बातचीत हुई, कोई भी पॉइंट से वो नहीं थे, वो इर्रिस्पेक्टिव
वो निगोसिएशन ना हम अपने पॉइंट्स पे खड़े थे, वो अपने पॉइंट्स पे खड़े थे। उनका भी हक है इलेक्शन लड़ने का, हमारा भी हक है और एमक्यूएम का भी हक है। कहने का मेरा मकसद ये है कि पूरी डिबेट में इररिस्पेक्टिव नहीं, सलमान बलोच साहब जो समझना चाहे समझ ले। मैं तो नहीं कोई जवाब देने लगा कि मैं तो ये नहीं कह रहा कि एमक्यूएम के अल्ताफ भाई ने आज फिर इस्तीफा क्यों दे दिया, उनकी मर्जी है, ठीक है, 4 दफा दें इस्तीफा, बिल्कुल सही, वापस ले लें, वो भी उनकी मर्जी है। मैंने तो नहीं कहा, मैंने सिर्फ तबसरा ये किया कि वो शायद वो इसलिए देते हैं कि वो अपनी लीडरशिप से नाराज हैं। हो सकता है ये बात मेरी गलत हो और किसी और वजह से देते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ आखिरी बात आपकी ब्रेक से पहले, जो इस मुल्क में इलेक्शन हो वो साफ और शफाफ हो। अगर साफ और शफाक इलेक्शन पहला प्रोसेस ठीक हो जाए, मैं आपको कह रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त इस मुल्क का, पाकिस्तान। ठीक है अली जैदी साहब, अब आप कह रहे हैं कि लग बातों से यही रहा है और आप लोगों के जेट से उनके बयान से कि ना जमात इस्लामी का कैंडिडेट विड्रॉ करेगा ना आपका बैठेगा, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं ये ना हो कि 23 अप्रैल के इलेक्शन के बाद आप दोनों ही बैठ जाएं। कहने वाले ये कह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अल्ताफ हुसैन की ग्रिप अपनी पार्टी पे कमजोर हो रही है। देखते रहिएगा न्यूज बीट, लेते हैं ब्रेक। सलमान बलोच साहब, ये जो एमक्यूएम डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, गलियों की सफाइयां कर रही है, नाराज लोगों को मना रही है, तो क्या हमेशा एमक्यूएम ऐसे ही कैंपेन करती है या अब कर रही है परेशानी की वजह से, चैलेंजेस की वजह से? देखें पारस, अल्हम्दुलिल्लाह ना ही एमक्यूएम को कोई परेशानी है, ना ही कोई चैलेंज है हमारे साथ, क्योंकि पहले 30 सालों से ये यहाँ के जो लोग हैं अजीज़ाबाद के, फेडरल एरिया के, लियाकताबाद के, ये कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन के भाई के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं और ये सीट जो है तोहफे में अल्ताफ हुसैन भाई को देते आए। और देखिए ये एमक्यूएम की कैंपेन का हमेशा से हिस्सा रहा है, डोर टू डोर जाना, कॉर्नर मीटिंग्स करना, लोगों से रब्ते करना और आवाम में जाकर बातचीत करना, उनके मसाइल को सुनना और कई हद तक उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करना। सलमान साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, चूंकि नबील गबोल साहब जो पहले जिन्होंने ये सीट जीती थी, उन्होंने कहा मैं तो कभी इस हल्के में कैंपेन के लिए गया ही नहीं। तो अगर कैंपेन के लिए नहीं गए और नबील गबोल ये सीट जीत सकते हैं तो कमर नबी जमील भी जीत सकते हैं, या हालात मुख्तलिफ हैं? अब जैसी ऑपोजिशन का आपको सामना है, पहले कभी नहीं था। देखें पारस, नबील गबोल साहब का तो मैं पहले कह चुका कि एमएनए होते हुए तमाम बातें करते तो बहुत अच्छा था। और 2013 की भी आप फुटेजेस उठा लीजिए कॉर्नर मीटिंग्स की, गो के उस वक्त जो है 3 जमातें निशाने पर थी, पीपल्स पार्टी, एएनपी, एमक्यूएम, और तालिबान ने जो कराची में जो माहौल बनाया हुआ था और पूरे मुल्क में तालिबान और एमक्यूएम का एक बड़ा जलसा नहीं होने देता। इसके अलावा भी इस हल्के में और दीगर हल्कों में एमक्यूएम की भरपूर मुहिम हुई थी और भरपूर डोर टू डोर राब्ते हुए थे। और जहाँ तक आपने बात की खौफ की, और देखें मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें किसी से ना कोई खौफ है ना किसी डर है, लेकिन एक बात ये जो बार बार कही जा रही है कि जी हम खौफ से निजात दिला देंगे, हम डर से आजाद करा देंगे कराची के आवाम को। अरे मेरे भाई, ये जो हल्का है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज की कीमत पारस बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अगर यहाँ पे डर होता, खौफ होता तो लोग यहाँ से मकान छोड़कर भाग रहे होते या मकान खरीदने ना आ रहे होते। और मैं जमात इस्लामी करप्शन का तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे भी आते हैं। एक बात न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, नहीं मैं टाइम दूंगी, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि अल्ताफ हुसैन साहब की जो ग्रिप है वो अपनी पार्टी पे कमजोर हो रही है। क्या आप लोग इस बात को मानेंगे या ये न्यूयॉर्क टाइम्स की साजिश है एमक्यूएम के खिलाफ, दीवार से लगाने की कोशिश है आप लोगों को? सर देखें पारस, ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स के तो हम साजिश नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकता हूं कि साजिशों की ये साजिश है। अच्छा। जो ये खबरें छपवाई जा रही हैं। और जहां तक देखें, मैं कहूं कि खान साहब, अगर खान साहब और पीटीआई इतनी यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि वो इलेक्शन जीत जाएगी, अगर कोई उंगली का इशारा है उन्हें, अंपायर की उंगली का, तो मैं ये कहूंगा सिर्फ कि खान साहब को फिर पिछले हफ्ते ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ी थी कि NA 246 के लोग हमें पोलिंग एजेंट दें। यहाँ पे पारस कम से कम 700 पोलिंग एजेंट बिठाने हैं। एमक्यूएम तो अपनी वर्किंग कर चुकी है, पीटीआई जमात इस्लामी का पोलिंग एजेंट मौजूद है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक बदअमनी केस में फैसला आया था जिसमें जो है एक एजेंसी के रिमार्क्स शामिल किए गए थे, जिसमें कमोबेश 10 जमातों को, मजहबी और सियासी जमातों को कहा गया था कि इनके मिलिटेंट विंग है, तो सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों? हमारा तो ये मुतालबा है कि तमाम जमात, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कार्रवाई करनी है तो तमाम जमातों के खिलाफ जाए ना। एमक्यूएम सर, खबरें ये हैं, इत्तलात ये हैं कि कुछ आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब की पॉलिसी से तंग हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि खौफ की वजह से वो इसका इजहार नहीं कर पाते, खुल के आपकी पार्टी में इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। तो क्या कहते हैं इस बारे में? शायद वो ये वजह खौफ का वही बुत है।
नहीं पारस, मैं तो इस बात को बस वो यही कहूंगा कि शायद ये भी डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है एमक्यूएम के खिलाफ और एमक्यूएम के कायद के खिलाफ। अच्छा। हमारे जितने कारकुनान है, जितने ज़िम्मेदार हैं, 9-0 पे जो आपके सीनियर रहनुमाओं की पिटाई की गई थी, जो तशद्दुद किया गया था कारकुनान ने। अच्छा, मेरी बात तो सुन ले। जितने भी हमारे जिम्मेदारान है, कारकुनान है, चाहे वो राब्ता कमेटी के हों, चाहे शोभा जाती हो, सब अल्ताफ हुसैन भाई से कमिटेड है, सबका अल्ताफ हुसैन भाई से कमिटमेंट है। और जो आपने जिक्र किया कि देखें कारकुनान की तरफ से बहुत सी चीजें होती रहती हैं और आए दिनों में 3 से 4 अब ये तमाम डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है और कौन पता नहीं कहां से हिदायत आई थी। मैं खुद अभी 9-0 पे बैठा हूं, यहाँ पे जो हजारों लोग बैठकर यहाँ बैठकर कायदे तरीका खिताब अभी सुन रहे थे, क्या जबरदस्ती लाए। बिल्कुल ठीक है। पर आचा साहब, क्या आप समझते हैं कि वाकई अल्ताफ हुसैन साहब की ग्रिप अपनी पार्टी पर वैसी नहीं रही जैसे आज से कुछ साल पहले थी? मेरा ख्याल एक तो इनकी पार्टी का अपना मसला है, दाखिली ख्याल क्या है आपका, तहरीक की गिरफ्त है या नहीं है। मैं ये अर्ज करता हूं कि उन्हें अगर इतनी मर्तबा इस्तीफे देने की जरूरत पड़ी है, अब ये गिनती में ही नहीं आएंगे कि कितनी मर्तबा उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, तो इसका मतलब यही है कि जी कहीं कोई चैलेंज दरपेश है, कहीं कोई चीज है। वो अपने पार्टी कारकुनों को कहते हैं कि तुम कहां से चले थे मोटरसाइकिलों पे, आज तुम पेजारों पे और पराडों पे फिर रहे हो। वो ये बताते हैं कि जी तुमने प्लाट बेचे, तुमने चाइना कटिंग की, तुमने ये किया। तो बहरहाल पार्टी के अंदर कहीं कोई बात तो मौजूद तो पार्टी में एहतसाब हो रहा है, इसका मतलब सुना पारस मेरी बात मुकम्मल हो जाती तो आपके सवाल का जवाब भी हो जाता कि वो सारे लोग फिर वही रहते हैं, वो प्लाट भी वही रहते हैं, वो चाइना कटिंग भी वही रहती है। अब ये मेरा ख्याल कम अज कम सलमान बलोच साहब को इतना ख्याल रखना चाहिए। मुद्दत से ये इनमें हिस्सा ले रहे हैं टॉक शोज में कि भाई दूसरे की बात सुने, आपका मौका है, आप कर लें बात है। देखिए ना, अब जो गिर रहे हैं, अब सुन लेना जी, अब जो सवाल हुआ तो मैंने कहा मैं जवाब दे दूं। चले आप मौका आएगा, आप जवाब दे दें, अपने टाइम पे जवाब दे दें। जी प्राचा साहब, अब वो सारे जो प्लाट हैं जिनको कहा गया, जिनकी फहरिस्त है नेमतुल्लाह खान ने पेश की सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जिनके बारे में कहा, क्या उनमें से कोई वापस किया गया? क्या उनमें से किसी के बारे में? ये तो सिर्फ एक बात अपनी पार्टी में अपनी गिरफ्त के लिए कही गई कि मुझे पता है तुम क्या क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आपको पता है तो आप उनको कानून के हवाले करें, जिनसे भत्ते लिए हैं उनको वापस करें, जो आपने प्लाट लिया है तो हमारा इंटरनल मसला है ना, जो अब इंटरनल नहीं, ये सरकारी प्लाट है जिन पे आपने कब्जे किए हैं, जिन पे आज जो है वो शादी घर किराए जा रहे हैं। ये पार्टी का मसला नहीं है। उसमें एक सात शादी हाल था गुलशन इकबाल पे, जमात इस्लामी का वो भी गिरा दिया गया है। ठीक, अच्छा पराजा साहब, आपने बताया, पराजा साहब मैं टाइम कम है सर। अली जैदी साहब, ये जो ग्रिप कमजोर होने की बात हो रही है अल्ताफ हुसैन साहब की, तो क्या आप समझते हैं कि ग्रिप कमजोर हुई है? यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद की किरण है जो आप लोग कह रहे हैं हमने खौफ का बुत तोड़ दिया? देखिए पारस, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। प्रॉब्लम मेरी नज़र में ये है एमक्यूएम की कि ये अल्ताफ हुसैन साहब, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि सबकी कमिटमेंट अल्ताफ हुसैन के साथ है। मैं आपको ये बता दूं क्लियरली, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मेंबर हूं, अदना सा कारकुन हूं, लेकिन मेरी कमिटमेंट सबसे पहले पाकिस्तान के साथ है और रहेगी। अल्ताफ हुसैन साहब का प्रॉब्लम ये रहा है, और या उनका परसेप्शन ये रहा है कि वो जज भी खुद है, जूरी भी खुद है, एग्जीक्यूशनर भी खुद है। इसलिए जो जज वो जजमेंट दे देते हैं, जूरी खुद ही बन जाते हैं, वो बंदा बेचारा एग्जीक्यूटिव जाता है। वो मतलब कहने का है कि इनकी पूरी लीडरशिप जो थी वो खौफ का जो बुत है, वो उनकी पूरी लीडरशिप, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने उनको कत्ल करवा दिया या मरवा दिया, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन खुद सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि इनकी लीडरशिप पे सवालिया निशान बन जाते हैं। और इनकी लीडरशिप पे जो सवालिया निशान है, अगर रेंजर्स या स्कॉटलैंड यार्ड या पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उठाती है, ये उसमें कोर्ट में उसका जरूर दिफा करें, लेकिन ये फंस इसलिए जाते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन ही कर देते हैं अपने। अली जरी साहब, लेकिन एक बात सर, ये जो आप लोग खौफ के बुत को तोड़ने की बात करते हैं, इसका क्रेडिट आप रेंजर्स को देंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे? टाइम कम है थोड़ा सा। मैं ये कोई देखे ना, कोई जो फेलियर होता है या सक्सेस होती है, वो कभी किसी एक चीज के ऊपर नहीं, वो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उसमें, बहुत सारी। बिल्कुल जी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का इसमें बड़ा रोल रहा है, तहरीक इंसाफ का भी रोल रहा है,
इनके कुछ अपने लोगों का रोल रहा है, माने एमक्यूएम के कुछ अपने लोगों का रोल रहा है। सौलत मिर्जा का भी इसमें रोल है, वो जेल से बैठ के उसने सारा कुछ बोल दिया। ठीक है, अब नज़ा का सही बात है, वरना पिछले इलेक्शन में तो देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 246 के हल्के में आप लोगों ने इतना फोकस नहीं किया था। सबको पता है आप लोगों ने इस हल्के को नजरअंदाज किया था। जो 11 में 2013 का इलेक्शन है, उस वक्त जो इस वक्त NA 246 की बात हो रही है कि पता ही नहीं था तहरीक इंसाफ का कौन उम्मीदवार है, क्यों फोकस नहीं था। जमात इस्लामी भी कह रही है हमने बायकॉट किया। उनका इंतकाल हो गया। एक हमारे उम्मीदवार थे आमिर शर्जील साहब, एक क्रिश्चियन उम्मीदवार हमारे वहां खड़े थे जिन्होंने 33,000 वोट लिए। मैं आपको ये क्या एडमिट करता हूं कि उनकी कैंपेन शायद इतनी अच्छी नहीं हो और उनके पास सारे पोलिंग एजेंट नहीं हो, उसके बावजूद 33,000 एंड चेंज उन्होंने वो 33 जो वोट मिला, इसके ऊपर भी शक है। जमात इस्लामी कहती है हमने बायकॉट किया था ना, तो तहरीक इंसाफ को वोट मिला था। तो अगर वो बायकॉट नहीं करेगी, उन्होंने बायकॉट किया नहीं, मैं इस इररिस्पेक्टिव अब न करते हो सकता है उनको मिल जाता। मैं तो जो फाइनल रिजल्ट आया मैं उसके ऊपर भी यकीन नहीं रखता, इसलिए कि 18,000 वोट जो है वो उसमें जाया किए गए और जो 1.5 लाख वो जो 1,40,000 वोट नबील गबोल साहब को मिला, उनका तो खुद ही बयान आ गया। मैं उस पर क्या और बात उन्होंने खुद ही कर दिया, मैं तो घर में सोया हुआ था। लेकिन इस दफा एमक्यूएम को इस दफा इंशाल्लाह पुरअमन होगा। लेकिन इस दफा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसका वो घर है, उसको इनको वहां मेहनत करनी पड़ रही है। आपने खुद कहा लोगों से माफी, हमें भी आप कहते हैं लोगों से माफिया मांगनी पड़ रही है, डोर टू डोर उनके सारे एमपीएस लगे हुए, लेकिन उनके एमपीएस बहुत सारे चले गए, वो क्यों चले गए उसकी मुझे आज तक समझ नहीं है। सर टाइम खत्म हो गया बिल्कुल, चलें जो सूरत हाल रहेगी वो देखा जाएगा। सर जल्दी से टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सलमान बलोच साहब लास्ट कमेंट जल्दी से। देखिए ये तहरीक जो है कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने बनाई थी, ये तहरीक अल्ताफ हुसैन की थी है और रहेगी, और अल्ताफ हुसैन की गिरफ्त ना कमजोर है। सर देखना ये सीट रहेगी या नहीं वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, इंशाल्लाह। अली जरी साहब, फरीद राजा साहब, सलमान मुजाहिद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि हमारी सियासी जमातें और इनकी सियासत वक्त से हम आहंग हैं। सोचिएगा इस पर, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।